तो हम कहते हैं जो हमारा लेसन नंबर 2 था, ये था मेथड्स ऑफ एनकावरी इन साइकोलॉजी। पहले हमने कहा जो ह्यूमन बिहेवियर है इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल करें। हम साइकोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने कहा ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, सर्वे मेथड, रिसर्च मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, केस स्टडी मेथड, कोरिलेशन मेथड। क्योंकि बेटा हम कहते हैं बिहेवियर को हम एक मेथड से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसके बाद हमने कहा साइकोलॉजिकल एनकावरी के कुछ गोल्स हैं, मतलब आपको कोई बताएगा बेटा आप साइकोलॉजिकल एनकावरी क्यों करना चाहते हो, मतलब साइकोलॉजी में हम रिसर्च क्यों करते हैं, हम साइकोलॉजी के अंदर साइकोलॉजिकल एनकावरी क्यों करते हैं। क्योंकि बेटा हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल एनकावरी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम देखते हैं, हम पहले क्या क्या देखते हैं, डिस्क्रिप्शन, हम इंडिविजुअल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम इंडिविजुअल को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जिसका बिहेवियर हमें अंडरस्टैंड करना है उसको हमें क्या करना है, पहले डिस्क्राइब। जब तक आप मुझे अपने बारे में नहीं बताओगी मैं कैसे आपका बिहेवियर डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है बेटा। तो पहला गोल क्या है, डिस्क्रिप्शन, मतलब इंडिविजुअल के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है। कैसे, जब इंडिविजुअल अपने आप को हमारे सामने डिस्क्राइब करेगा। दूसरा बेटा हमने कहा प्रिडिक्शन, जो ही आपने मेरे सामने अपने आप को डिस्क्राइब किया, जो ही आपने साइकोलॉजिस्ट के सामने अपने आप को डिस्क्राइब किया, वो क्या बनाता है अपनी जगह, प्रिडिक्शन। आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तक वो रियल प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचा है, अभी तक वो एक्चुअल प्रॉब्लम तक नहीं पहुंचा है, तो वो यहां क्या करता है, वो यहां हाइपोथेसिस बनाता है। आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, किस लिए बेटा, अंडरस्टैंड करने के लिए कि बिहेवियर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद वंस ही प्रिडिक्ट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम, वंस ही रीच ऑन द एक्चुअल प्रॉब्लम, वो क्या करता है बेटा, एक्सप्लेनेशन। आपके अंदर ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे क्लियर करोगे, उसके लिए वो आपको क्या बोलता है, कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, हाउ यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर, हाउ यू कैन कंट्रोल योर बिहेवियर। आप अपनी प्रॉब्लम कैसे क्लियर करोगी और बिहेवियर को कंट्रोल करोगी। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब वो आपको क्या देता है, नॉलेज, कैसे आप बिहेवियर को कंट्रोल करोगी। तो दीज आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल एनकावरी। अब आप बेटा पहले गोल को एक्सप्लेन करो, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन। क्योंकि पहला गोल क्या है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हम किसे बोलते हैं, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन। हाँ ये डिपेंड है बेटा, नहीं बेटा इसका ऑर्डर जरूरी है क्योंकि हम करते हैं सीक्वेंस के हिसाब से। पहला है बेटा डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन, क्योंकि सीक्वेंस मैटर्स इट इन ए साइकोलॉजिकल स्टडी, इन ए साइकोलॉजिकल स्टडी, इन ए साइकोलॉजिकल स्टडी, in a psychological study we attempt to describe a behavior। साइकोलॉजिकल स्टडी में हमारा मेन फोकस क्या होता है बेटा, टू डिस्क्राइब ए बिहेवियर और ए फिनोमिना as accurately as possible। बेटा अगर आप डॉक्टर से कोई बात छुपाते हो, आपका मर्ज ठीक नहीं होता है, मिसाल के तौर पर आपके सिर में दर्द है, आप डॉक्टर को बोलते हो मेरी टांगों में दर्द है, सिर दर्द दूर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। उसी तरह जब तक आप साइकोलॉजिस्ट के सामने अपने आप को एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं करोगे, आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा। as accurately as possible, this helps in distinguishing a particular behavior
from other behavior. A particular behavior from other behavior. Full stop. A particular behavior from other behavior. फुल स्टॉप. तो हम कहते हैं यही हमें हेल्प करता है एक इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करने में और ये पता लगाने में बाकी लोगों से इसका बिहेवियर क्यों डिफरेंट है. उसके बाद द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स द डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर. रिकॉर्डिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर. तो डिस्क्रिप्शन में बेटा हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर. बेटा आप देखो जब एक डॉक्टर के पास 50 पेशेंट जाएंगे 60 पेशेंट जाएंगे उसको कितना याद रहेगा मैंने किस पेशेंट का क्या इलाज किया. और बेटा साइकोलॉजी में मत हम खाली इलाज करते हैं, हमें बिहेवियर का इलाज करना है. एक साइकोलॉजिस्ट के पास दिन भर 10 क्लाइंट आ सकते हैं 20 क्लाइंट आ सकते हैं, कितनों का बिहेवियर वो याद रखेगा. इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड रखता है. क्या रखता है, वो आपका नाम पूछता है, उसके बाद आपके दरमियान और साइकोलॉजिस्ट के दरमियान जो भी कन्वर्सेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, रिकॉर्डेड फॉर्म, ताकि लेटर ऑन साइकोलॉजिस्ट इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुने और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि आपके बिहेवियर के अंदर क्या प्रॉब्लम है. उसको क्या बनाना है, हाइपोथेसिस पहले, उसके बाद उसको क्या देनी है, एक्सप्लेनेशन. ठीक है. रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर, रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर which helps in its proper understanding, which helps in its proper understanding. जिससे क्या होता है बेटा, वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करता है बिहेवियर की. जिससे क्या होता है बेटा, वो क्या करता है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर. तो बेटा ये चीजें हम किस में देखी, डिस्क्रिप्शन. अब आपको डिस्क्रिप्शन क्या समझ आया, कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं अपना बिहेवियर एक साइकोलॉजिस्ट के सामने, कैसे हम ये पता लगाते हैं दो लोगों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस है या आपके बिहेवियर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, किसी पर्सन के बिहेवियर के अंदर क्या प्रॉब्लम है. उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जब आपको अपने सामने डिस्क्राइब करवाता है वो आपके बिहेवियर की रिकॉर्डिंग करता है. इसलिए बेटा ताकि वो इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुने और आपके बिहेवियर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे. दूसरी प्रोसेस प्रेडिक्शन. Prediction. The second goal of scientific inquiry. The second goal of scientific inquiry or psychological inquiry. Scientific inquiry or psychological inquiry is prediction of behavior. Is prediction of behavior. Behavior. Prediction of behavior. Full stop. If you are able to understand, and describe the behavior accurately, अगर आपके अंदर वो सलाहियत है, आप बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. यू केम टू नाउ, उसके बाद यू केम टू नो द रिलेशनशिप ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर, द रिलेशनशिप ऑफ पर्टिकुलर बिहेवियर with other types of behaviors. Particular behavior with other types of behaviors.
comma events or phenomena or events or phenomena events or phenomena events or phenomena events और phenomena। अगर आपके अंदर सलाहियत है, आप बिहेवियर को अंडरस्टैंड करती हो एक्यूरेटली, आप ये भी अंडरस्टैंड करोगी, आप ये भी जानोगी पर्टिकुलर बिहेवियर और अदर बिहेवियर में क्या फर्क है। क्या आपको 24 घंटे बराबर गुस्सा आता है? नहीं। अगर आपको दिन में 2 बार गुस्सा आता है, जब आप ये जानोगी कि जब मुझे बाकी टाइम गुस्सा नहीं आता है, इन 2 ही घंटे में मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्यों इन 2 घंटे में रूड बिहेव करती हूँ, क्यों 24 घंटे में मैं 2 ही घंटे रूड बिहेव करती हूँ, क्यों मेरा बिहेवियर 22 आवर्स तक कंट्रोल में होता है, कौन सी चीज मुझे 2 घंटे रूड बिहेव करने पे मजबूर करती है। ठीक है, उसके बाद you came to know the relation of a particular behavior with other types of behaviors, events or phenomena. You can then forecast that under certain conditions this particular behavior may occur within a basis of study, may occur within a certain margin of error, within a certain margin of error. It becomes more accurate with the increase in the it becomes more जरा इसको बोलो बेटा यहाँ से आओ, it becomes more accurate with the increase in the number of persons observed। तो बेटा एक बार आपने अंडरस्टैंड किया कि हमारा जो बिहेवियर है कब ये पर्टिकुलर बिहेवियर से डिफरेंट बनता है, पर्टिकुलर बिहेवियर जो आपका नॉर्मल बिहेवियर है, बाकी बिहेवियर इससे कब डिफरेंट बनता है, आप फॉरकास्ट कर सकते हो, आप ये देख सकते हो आपके बिहेवियर के अंदर कब एरर आता है, कब आपका बिहेवियर चेंज होता है, कब आप रूड बिहेव करते हो। हम कहते हैं प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी तब बढ़ती है जब हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें पता चलता है इसके बिहेवियर में क्या डिफरेंस। तो बेटा ये दूसरा गोल था जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन। उसके बाद तीसरा गोल एक्सप्लेनेशन। जाइए बेटा यहां से, तीसरा गोल बेटा एक्सप्लेनेशन। द थर्ड गोल ऑफ psychological inquiry is to know the causal factor or determinant of behavior। तीसरा गोल क्या है, अब ये बताना कौन सी चीज, कौन सा कॉज आपके बिहेवियर में चेंज लाता है।
The third goal of psychological inquiry is to know the causal factor or determinants of behavior. Psychologists are primarily interested in knowing the factors that make behavior occur. Full stop. That make behavior occur. तो साइकोलॉजिस्ट्स का इंटरेस्ट क्या होता है? ये जानना कि कौन सा फैक्टर कौन सा बिहेवियर क्रिएट करता है, कौन सा स्टिमुलस कौन सा रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आप रूड बिहेव करते हो, उसके पीछे कॉज कौन सा? जिस तरह डॉक्टर बोलता है अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी है, किस चीज ने ये बीमारी क्रिएट की? केजुअल फैक्टर इसका क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन है? उसी तरह बिहेवियर में कहां प्रॉब्लम है, किस चीज ने बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट की? तो बेटा आज इतना काफी है। हमने कल बेटा लेसन नंबर 2 उठाया। लेसन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, ठीक है। तो लेसन नंबर 2 हमने कल उठाया, जिसमें हमने पहले ये कहा जब भी हम साइकोलॉजी में रिसर्च करेंगे, जब भी हम साइकोलॉजी में बिहेवियर करेंगे स्टडी, हम एक ही मेथड एडॉप्ट नहीं करेंगे। उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है ह्यूमन बिहेवियर जो है ये डायनामिक इन नेचर है, एंड ह्यूमन बिहेवियर हर किसी इंडिविजुअल का अलग अलग है। इसीलिए हर किसी इंडिविजुअल की स्टडी करने के लिए हम नंबर ऑफ मेथड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कल बोला ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, कोरिलेशनल मेथड, केस स्टडी मेथड, ठीक है बेटा। तो हमने कहा अलग अलग मेथड इसीलिए है। उसके बाद हमने कहा देयर आर 5 गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल एनकाउंटर। पहला गोल हमने कहा डिस्क्रिप्शन। हमने कहा ये वो गोल होता है जहां डिस्क्रिप्शन होता है बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड क्लाइंट, जहां दोनों अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, जहां क्लाइंट ये जानने की कोशिश करता है मेरा जो डॉक्टर है, मेरा जो साइकोलॉजिस्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कितना फेमस है, ये कैसा इलाज करता है, क्या मेरी प्रॉब्लम यहां ठीक हो सकती है। और एक साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को बोलता है अपने आप को डिस्क्राइब करो, अपने आप को उसके बिहेवियर के मुतालिक वो जानने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैंने बेटा आपको कल बोला डिस्क्रिप्शन में हम क्या देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिहेवियर। एक साइकोलॉजिस्ट के पास 10, 12, 15 क्लाइंट्स आएंगे, तो उसको कैसे याद रहेगा किसके बिहेवियर में क्या प्रॉब्लम थी। इसीलिए वो रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल करता है। जब भी वो किसी क्लाइंट से मिलता है वो उसकी और अपनी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करता है, उसको बोलता है आप अपना नाम बताओ और आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, ताकि लेटर ऑन वो इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुन सके, ताकि वो क्या बना सके, वो एक प्रिसपोजिशन बना सके, वो एक हाइपोथेसिस बना सके। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम which causes problems in behavior। ठीक है क्लास में जो जहां पे आपने ये दी ना एफई, वही आपकी क्लास आप रेगुलर है, मतलब ना। ठीक है, तो हम कहते हैं रिकॉर्डिंग का पर्पस क्या होता है, ताकि ये साइकोलॉजिस्ट इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुने और सपोजिशन बनाए, हाइपोथेसिस बनाए कि बिहेवियर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद दूसरा गोल हमने क्या कहा, प्रिडिक्शन। Prediction means to predict the problems in behavior. To predict the problems in behavior. आप क्या काम करना, प्रिडिक्ट करना बिहेवियर के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स है। तो बेटा वह क्या काम करता है, the psychology shows, the psychologist understands what is the relationship between particular behavior and common behavior. What is the relationship between special behavior and common behavior. And what are the causes which can create difficulty, which can create problems in behavior.
ठीक है बेटा। तो प्रिडिक्शन में साइकोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट करता है कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से मेरे क्लाइंट के अंदर बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है। वो अपना बिहेवियर व्यूड बनाता है, वो अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रखता है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब है बेटा आज तीसरा गोल, एक्सप्लेनेशन। लिखिए बेटा आप एक्सप्लेनेशन, गोल नंबर 3। explanation. The third goal of psychological inquiry is to know the causal factor now KNOW जानना, to know the causal factors or determinants of behavior. Causal factors and determinants of behavior. तो तीसरे गोल में साइकोलॉजिस्ट क्या काम करता है, वो एक्सप्लेन करता है कौन से ऐसे कॉजेस है, कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स है जो आपके बिहेवियर के अंदर है, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर से एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट्स और primarily primarily interested in knowing the factors, वो जानने की कोशिश करते हैं, knowing the factors that make behavior occur। तो एक्सप्लेनेशन में साइकोलॉजिस्ट्स इंटरेस्ट होते हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन का गोल है, यहां पे साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, ये जानने के लिए कि बिहेवियर कैसे ऑकर होता है, कोई भी बिहेवियर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। ऑल्सो व्हाट आर द कंडीशंस under which a particular behavior does not occur। कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस टाइम पर्टिकुलर बिहेवियर ऑकर नहीं होता है। मिसाल के तौर पर क्लासरूम में एक टीचर को बताया जाता है, अगर आप सारे बच्चों को डांटोगे, सारे बच्चों को कुछ भी बोलोगे, मगर इस बच्ची को कुछ नहीं कहना, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ये छोटी सी बात पे रोती है। घर में जब घर वाले आपका नेचर अंडरस्टैंड करते हैं, वो अवेयर हो जाते हैं कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको गुस्सा आता है, आपके सामने वो वैसी बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस क्या होता है, यहां साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस ये होता है कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस में क्या होता है बेटा, जिन कंडीशंस में पर्टिकुलर बिहेवियर ऑकर नहीं होता है। मतलब कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब आपको गुस्सा नहीं आता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप सेंसिटिव नहीं रहते हो। ठीक है, तो ये जानने की वो कोशिश करते हैं। उसके बाद बेटा हम कहते हैं इन explanation, the main focus of psychologists is concerned with identifying the conditions that
led, LED, that led to the particular behavior, that led to the particular behavior, and studied the cause effect relationship, between the cause effect relationship between stimulus and response, full stop. तो एक्सप्लेनेशन में साइकोलॉजिस्ट का मेन फोकस क्या होता है? ऐसी कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना, ऐसी कंडीशंस को स्टडी करना जो पर्टिकुलर बिहेवियर क्रिएट करते हैं, या स्टडी क्या करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, स्टिमुलस एंड रिस्पांस। मतलब अगर मुझे लगता है मेरे डांटने की वजह से मेरे क्लास में जो स्टूडेंट है ये सेंसिटिव है, मेरे डांटने की वजह से इसका बिहेवियर खराब हो जाता है, ये रोता है, ये इमोशनल हो जाता है, या ये मेरे डर से क्लास छोड़ देता है, ये मेरे डर से स्कूल नहीं आता है। मतलब प्रॉब्लम इस बच्चे के बिहेवियर में कौन क्रिएट करता है? मैं। इसीलिए मुझे बदलना यहां किसको है? मुझे इसके साथ प्यार से बात करनी है, मुझे इसके साथ अच्छी तरह से पेश आना है। तो बेटा यहां साइकोलॉजिस्ट वही कोशिश करते हैं, क्या बेटा? स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। 4 दिन की बात है, 4 दिन हो गए, मैं यहां से घर के लिए जा रहा था, मुझे रास्ते में फोन आया, हमें आपके साथ बात करनी है, हम बेमिना गए थे, वहां आज काउंसलिंग सेंटर बंद है, हमें आपके साथ बात करनी है, हमें आपका नंबर मिला, आप कहां पे हैं? मैंने उनको बोला आप घर पहुंचो, मैं घर पहुंचने वाला। जो ही मैं घर पहुंचा, 7th क्लास की गर्ल को डिप्रेशन, 7th क्लास में लड़की पढ़ती है उसको डिप्रेशन, 7th क्लास की गर्ल को डिप्रेशन है। जो ही मैं आप घर पहुंचा, उनको मेरी वाइफ ने चाय वाय पिलाई थी, तो अब मैं कमरे में चला गया। मैंने बोला क्या बात है? उसका पापा बहुत ज्यादा रो रहा था, क्योंकि ये जो बेटा पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव होता है, खासकर एक बाप को सबसे ज्यादा लगाव अपनी बेटी के साथ होता है, ठीक है? तो वो बहुत ज्यादा रो रहा है। मैंने उसको बोला क्या बात है? उसने बोला हम परेशान हो गए, पिछले 4 दिन से न ये खाना खा रही है, न ये किसी के साथ बात कर रही है, ये खाली अकेले कमरे में बैठी है, ये हमसे कोई बात नहीं कर रही है, हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो मैंने उनको बोला आप 2 मिनट बाहर निकलिए, आप जाइए, आप बाहर बैठिए या दूसरे कमरे में बैठिए, मुझे इसके साथ अकेले में बात करनी है। जो ही वो चले गए, मैंने उस लड़की को बोला बेटा आप मुझे अपना भाई समझो, आप मुझे सब कुछ बताओ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप पिछले 4 दिन से खाना नहीं खाती हो, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप पेरेंट्स से भी बात नहीं करती हो? उसने कहा अगर मेरे पापा सुनेंगे बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। मैंने बोला बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा मेरी माँ ने मुझे मेरे कजिन के यहाँ पढ़ने भेजा, मगर मेरा जो कजिन है उसका रवैया लड़कियों के रिलेटेड अच्छा नहीं, उसका रवैया लड़कियों के रिलेटेड वो अच्छा नहीं पढ़ाता है और वो लड़कियों के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता। तो मैं चाहती हूं मैं वहां पढ़ने नहीं जाऊं, मगर मामा नहीं मानती, मामा कहती है आपको वही पढ़ने जाना है। मुझे वहां रोज इंसल्ट फील होती है, क्योंकि वो मेरा कजिन है, वो बाकी लड़कियों के साथ भी बदतमीजी के साथ पेश आता है, वो लड़कियां मुझे बताती है आपका कजिन कितना खराब है। तो उसकी वजह से एक तो वो मेरे साथ भी बदतमीजी करता है, साथ साथ बाकी लड़कियों के साथ। अगर मैंने ये बात पापा को बताई बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। तो मैं चाहती हूं मैं वहां पढ़ने ही नहीं जाऊं, और मैं चाहती हूं ये बात भी मैं पापा को ना बताऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं हमारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम हो जाए। मैंने उसको बोला क्या गंदी बात? उसने बोला उसको लड़कियों के साथ तमीज नहीं है बात करने की, वो लड़कियों के साथ बदतमीजी के साथ बात करता है, वो हमें गालियां देता है पढ़ाने के टाइम। बाकी वो कुछ मोलेस्टेशन या बाकी वो बदतमीजी नहीं करता है, मगर पढ़ाई के टाइम उसको नजर ही नहीं आता है लड़की कौन है लड़का, और वो हमें गलत जगहों पे मारता है। तो मैंने उसको बोला आपने ये बात मामा को बोल दी? उसने बोला नहीं।
मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मामा और उसकी मामा के दरमियान लड़ाई हो जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि अब ये बात रिलेशन पे आए, क्योंकि जब ये बात उछाली जाएगी हमारे रिलेशंस आपस में क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो मैंने बोला उसको कोई बात नहीं बेटा, अब आप खाना खाओ, कोई बात नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। मैंने उनके पेरेंट्स को बोला, तो मैंने उनको बताया प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मगर आपकी बेटी कहती है मैं अपने कजिन के पास नहीं पढ़ूंगी। उसकी माँ ने बोला मगर वो तो अच्छा पढ़ाता है। मैंने बोला आंटी वो तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, मगर आपने भी सुना है वो कहती है कि मतलब मुझे उसका उतना समझ नहीं आता है। क्योंकि प्रॉब्लम एक चीज की है, अपने के पास पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि जो कोई हमारा अपना होता है हम भी लाइटली लेते हैं, वो भी लाइटली लेता है। वो कहता है ये भी अपना है, हम कहते हैं ये भी अपना है, ये हमें नहीं मानेगा। मैंने उनको बोला कि आप अपनी बेटी को कुछ मत बोलिए, आप खाली क्या काम कीजिए, आप उसका ट्यूशन चेंज कीजिए, उसके बाद आप देखिए उसमें ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगी। तो उसके पापा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका ट्यूशन चेंज करूंगा। कल उसी लड़की ने मुझे फोन किया, सर अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मुझे कोई मैम पढ़ाती है, अब अगर वो अच्छा भी नहीं पढ़ाती है मगर प्रॉब्लम क्लियर हो गई, अब मैं वहां नहीं जाती। तो बेटा एक्सप्लेन करने की स्किल होनी चाहिए। अगर मैं अब एज ए ऑर्डिनरी मतलब वो किसी और के साथ ये प्रॉब्लम शेयर करती, वो सीधे उसकी मामा को बोलता है जो आपका कजन इसके साथ बदतमीजी करता है, या उसके पापा को, कितना बड़ा फसाद उसका खानदान के दरमियान। और बेटा क्या प्रूफ है? अक्सर हमारी सोसाइटी में क्या बोला जाता है, क्या प्रूफ? टीचर बोलेगा मैंने कुछ नहीं बताया है, क्या प्रूफ? ठीक है, तो बेटा सोसाइटी में इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या गोल है? एक्सप्लेनेशन। चौथा गोल, फोर्थ गोल ऑफ साइकोलॉजी, कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल। इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन, if you are able to explain why a particular behavior, if you are able to explain why a particular behavior occur, you can control that behavior, you can control that behavior by making changes, by making changes their behavior, by making changes in its by make changes in its occurring conditions, in its occurring conditions. ठीक है बेटा, मतलब अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है, आपने बेटा अंडरस्टैंड किया कौन सी चीज आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आप उस कंडीशन को ही रोकोगे, आप उस कंडीशन को ही रोकोगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैं जब छोटा था, मैं 3rd क्लास में पढ़ता था और मेरी एक हैबिट थी, अगर मेरे दोस्त को कोई मारता या कुछ भी, मैं उनकी तरफ से लड़ाई करने उठता था। मैंने एक दिन अपने स्कूल में एक लड़के को बहुत ज्यादा मारा और इतना मैंने मारा, दूसरे दिन मुझे बोला गया अपने पेरेंट्स को साथ लाओ वरना स्कूल नहीं आना। अब जब मेरे पापा आए, मेरे पापा ने उनको बोला क्या बात है, उन्होंने उसको बताया कल इसने लड़ाई की, इसने एक लड़के को उसको चेहरा दिखाया, देखो इसने यहां से उस लड़के को क्या किया। मतलब मैं अक्सर ये लड़ाया करता था। उसके बाद पापा ने मुझे वहां कुछ नहीं बोला, स्कूल उसने उनको बोला चलो इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, अब इससे गलती हो गई है, आइंदा ये कभी नहीं करेगा। शाम को जो ही हम सोने चले गए, मैं और मेरे पापा एक ही कमरे में सोने, जो ही हम सोने चले गए उसने मुझे बुलाया, बोला आ जाओ चलो मेरे पैर दबाओ। मैं अक्सर शाम को पापा के पैर दबाता। फिर उसने मुझे एक कहानी सुनाई। उसने मुझे बेटा बोला, बेटा गुस्सा पालना सीखो। कोई आपको गाली दे, कोई आपके साथ लड़ाई करने आए, आप अपने गुस्से को पालना सीखो, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो।
क्योंकि सोसाइटी में उसकी इज्जत नहीं होती है जो लड़ाई करता है। सोसाइटी में उसकी इज्जत होती है जो लड़ाई को रोकता है, जो गुस्से को पालता है। उसने मुझे बोला अगर आज के बाद आपने कभी भी लड़ाई की, कभी भी गुस्सा किया, मैं जिंदगी भर आपसे बात नहीं। और वो बात मेरे दिमाग में, वो बात मेरे दिमाग में। उसके बाद जब भी कभी लड़ाई होती थी, अगर मेरे दोस्तों को भी लड़ाई होती थी, मैं पीछे से भाग जाता, मैं वहां पे रहता भी नहीं। क्यों बेटा? मेरे दिमाग में ये बात थी, मेरे दिमाग में ये बात थी। मैं आपको बेटा क्या बोलूं, 10th क्लास में, मैं 10th में पढ़ता था, बिकॉज ऑफ गलतफहमी हो गई। मतलब एक लड़के ने किसी लड़की को लेटर दिया, उसका नाम भी तारिक था, उसका नाम भी क्या था? तारिक। वो हमारे साथ ही पढ़ता था, हमारे क्लास में। 11 बजे उसी लड़की की माँ आई स्कूल, हमारे स्कूल, उन दिनों में FA में पढ़ता था। 11 बजे उस लड़की की माँ आई हमारे स्कूल। उसने बताया सारे लड़कों को बाहर निकालो, सारे लड़कों को क्या निकालो? बाहर निकालो। जो 10th क्लास के लड़के हैं सबको बाहर निकालो। अब मत मालूम था हैंडराइटिंग किसकी है, लेटर पे किसका नाम लिखा? तारिक। अब मत मालूम था ये कौन था। उसने सारे लड़कों को बाहर निकाला। उसके बाद वहां बताया गया तारिक कौन। मुझे मत मालूम था ना, मतलब इवन जो हमारी फॉर्म टीचर थी वो भी बहुत अच्छी थी। अब जब मैं बाहर आया, हमारी जो फॉर्म टीचर थी उसने उसको बोला इसके कैरेक्टर की गवाही मैं दी, ये बहुत अच्छा लगा। जो लड़की की मदर थी उसने मुझे 3 थप्पड़ मारे। कितने थप्पड़? 3 थप्पड़ उसने मुझे मारे। मैं उसको यहां से इतना ही बोल रहा हूं, आंटी मैंने क्या किया, आंटी मैंने क्या किया। उसने मुझे 3 थप्पड़ मारे। अब सुनो ना बात, 3 थप्पड़ उसने मुझे मारे, मगर मैंने यहां से उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे वो मालूम था बात क्या थी। उसके बाद जो लड़कियों के क्लास की सीआर थी, जो ना गर्ल्स की सीआर थी, क्योंकि हमारा सेशन अलग अलग था, पढ़ते हम एक ही स्कूल में थे, सेशन हमारा अलग अलग था। उसके बाद जो गर्ल्स की सीआर थी, गर्ल्स क्लास में बेटा जो सीआर थी, वो आई, उसने बताया आंटी आपको गलतफहमी हुई है, ये वो तारिक वो आज एब्सेंट है, वो आज एब्सेंट है। उसके बाद वो औरत इतनी शर्मिंदा हो गई, वो मेरे पैरों में पड़ी। मैंने उसको बोला नहीं आप मेरी माँ जैसी हो, कोई बात नहीं, आप समझो आपने अपने बेटे को मारा, आपने किसी और को नहीं मारा, आपने अपनी बेटी को मारा। और आंटी ये मेरी बहन है, आप इसको पूछो, मैंने आज तक कभी इसके साथ बात भी की है, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कोई बात भी की है, आप इनसे पूछो। सारी लड़कियां उठी थी, मैंने उनको बोला आप इनसे पूछो, मैंने कभी भी आज तक इनसे बात की है। हाँ अब मेरी एक गलती है, मेरा नाम भी तारिक है, उसका नाम भी तारिक है। तो बेटा इसीलिए हम कहते हैं, तो हम उस चीज को कंट्रोल, मतलब आपको लगता है मुझे कोई चीज गुस्सा लाती है, आप उसी चीज को सप्रेस करोगे, आप उसी चीज को सप्रेस करोगे। इस लड़के को लगेगा अगर मैं 10-15 लड़कों के साथ, मतलब ये 2 लड़के, इनको मालूम है 6 लड़के हमारे साथ पूरे हैं, वो बैड कंपनी है, वो ड्रग्स करते हैं, वो नशा करते हैं, वो स्मोकिंग करते हैं। अगर हम उन दोनों के साथ रहे, ये आदत ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आएगी। इसीलिए बेहतर क्या है, हम उन दोनों से क्या बनाए, दूरी बनाए, हम उन दोनों से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो हम कहते हैं इसको बेटा कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। उसके बाद बेटा कंट्रोल रेफर्स टू 3 थिंग्स। कंट्रोल का मतलब यहां 3 चीजें हैं। कंट्रोल रेफर्स टू 3 थिंग्स। पहला, मेकिंग ए पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, ए पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, मेकिंग ए पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, ठीक है, मेकिंग ए पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, कॉमा, रिड्यूसिंग इट और एनहांसिंग इट, रिड्यूसिंग इट और एनहांसिंग इट। जब भी आपके अंदर कोई भी बिहेवियर क्या हो जाएगा, ऑकर हो जाएगा, हैपन हो जाएगा, आपका काम क्या है, या तो अगर ये आपके लिए गुड बिहेवियर है इसको क्या करना है, एनहांस, अगर ये आपके लिए बैड बिहेवियर है इसको क्या करना है, रिड्यूस। कंट्रोल का यही मतलब, या तो गुड बिहेवियर को बेटा क्या करना,
प्रमोट करना या तो बैड बिहेवियर को रिड्यूस करना। उसके बाद द चेंजेस, हाँ इसी के साथ नहीं, ये तीसरा यही है बेटा। पहली चीज कोई बिहेवियर हैपन होना, दूसरी चीज इसको क्या करना, एनहांस, तीसरी चीज इसको क्या करना, एनहांस। ठीक है बेटा, यही मतलब बिहेवियर हैपन होना पहली चीज, इसको रिड्यूस करना दूसरी चीज, इसको एनहांस करना तीसरी चीज। ठीक है, उसके बाद द चेंज ब्रॉट अबाउट बाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, द चेंज ब्रॉट अबाउट इन बिहेवियर, पहले लिखना बेटा इन बिहेवियर, द चेंज ब्रॉट अबाउट इन बिहेवियर बाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बाय साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट in terms of therapy, in terms of therapy, in persons, in terms of therapy in persons is a good example of control, is a good example of control। जब साइकोथेरेपी आप लेते हैं जिससे आपका बिहेवियर क्या होता है, चेंज। साइकोथेरेपी में हम क्या करते हैं, we can only change the area, we can only change the attitude। साइकोलॉजिकल थेरेपी में बेटा हम क्या करते हैं, हम आपका एरिया किसी एक्सपीरियंस या किसी व्यू के खिलाफ चेंज करते हैं। बाकी बेटा साइकोलॉजिकल थेरेपी कुछ नहीं होती है। तो हम कहते हैं ये कंट्रोल की सबसे बड़ी एग्जांपल है। कल बेटा एप्लीकेशन पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया।